बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है डेवलपेबल सरफेस के ऊपर। तो डेवलपेबल सरफेस क्या है असल में? द करेक्टरिस्टिक इज़ ए वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन्स और स्ट्रेट लाइंस। करेक्टरिस्टिक जो था असल में वो हमारा क्या था? वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ प्लेन्स या फिर स्ट्रेट लाइंस। दीज स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड जनरेटर ऑफ एनवेलप। यानी ये जो स्ट्रेट लाइंस हम जिनकी ये बात हो रही है यहाँ पे वो असल में क्या होते हैं? जनरेटर होते हैं किसके? इन्वेलप के। और इन्वेलप इज़ कॉल्ड द डेवलपेबल सरफेस। यानी और उन एनवेलप्स को हम क्या कहते हैं? डेवलपेबल सरफेस और ब्रीफली ए डेवलपेबल। अब रिमार्क्स हैं कुछ। द रीज़न ऑफ द नेम लाइज इन द फैक्ट दैट सरफेस बी अनरोल्ड। कहता है कि ये जो इसका नाम है ये असल में ये हमारे पास क्या होता है कि सरफेस किस टाइप की होती है? अनरोल्ड होती है। आर डेवलप्ड इनटू ए प्लेन विदाउट स्ट्रेचिंग और टेयरिंग। यानी अनरोल्ड होगी यानी कि विदाउट स्ट्रेचिंग और टेयरिंग होगी। एनी सरफेस डैट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डेवलपेबल। यानी कोई भी सरफेस होगा जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टी होगी यानी अनरोल्ड होगी या फिर विदाउट स्ट्रेचिंग और टेयरिंग, तो हम उस सरफेस को क्या बोलेंगे? वो डेवलपेबल सरफेस है। दूसरा पॉइंट क्या है? ईच प्लेन इन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन्स। ईच प्लेन इन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन्स टचेज द इन्वेलप अलॉन्ग इट्स जनरेटर। दूसरी बात क्या है चीज़ है हमारे पास कि हर प्लेन के अंदर यानी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन्स में वो जो प्लेन्स हैं वो टच करते हैं इन्वेलप को अलॉन्ग इट्स जनरेटर, अलॉन्ग जनरेटर के। It follows that the tangent plane to the developable surface at all the point of generator corresponding to a plane in the family of planes itself। ठीक है ना? यानी क्या मतलब हो गया इसका कि टेंजेंट प्लेन जो होगा किसी भी डेवलपेबल सरफेस का हर पॉइंट के ऊपर जनरेटर के करस्पॉन्डिंग टू ए प्लेन इन द फैमिली ऑफ प्लेन्स इटसेल्फ। दस द डेवलपेबल सरफेस हैज़ कांस्टेंट टेंजेंट प्लेन। यानी डेवलपेबल सरफेस जो होगा उसमें कांस्टेंट टेंजेंट प्लेन होगा अलॉन्ग द जनरेटर। यानी ये जो बात लिखी हुई है ये ऊपर वाली लाइनों की हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। यानी उनका मतलब हमारे पास ये बनता है कि हर यानी डेवलपेबल सरफेस जो होगा उसमें कांस्टेंट टेंजेंट प्लेन होगा। सो डैट द टेंजेंट प्लेन डिपेंड्स अपॉन वन पैरामीटर। ठीक है, द टेंजेंट प्लेन जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? वन पैरामीटर के ऊपर। ओनली अपॉन ऑन वन पैरामीटर। अब थ्योरम क्या है? फाइंड द कंडीशन डैट ए सरफेस इज़ डेवलपेबल। अब वो कंडीशन क्या है कि हमारे पास कोई भी सरफेस है वो डेवलपेबल होगी। वो कब होगी? वो कंडीशन हम प्रूव करेंगे। उसके लिए लेट जी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी एनी सरफेस। यानी ये आपके पास ना ये सरफेस की इक्वेशन है, ठीक है ना? और ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? मोंगीज फॉर्म है। बी एनी सरफेस हैविंग ए पॉइंट, और ये सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट हमने ले लिया, ये पी एफ एक्स वाई यानी एक्स वाई जी हो गया। हम इस सरफेस को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि जी को इस तरफ शिफ्ट करें तो ये एफ ऑफ एक्स वाई और ये जी है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जी लिखा हुआ है हमारे पास, यानी ये चीज़। और ये किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि हमने जी को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर लिए। तो ये सरफेस की इक्वेशन ही लिखी हुई है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यानी इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं। और अगर हम इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे तो यानी इस फंक्शन का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसी तरह इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव करें तो इस फंक्शन का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव हो जाएगा। पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी करें तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? वन, यानी कि -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जी इज़। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको पता है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं कि वो क्या होती थी? एक्स माइनस एक्स एफ एक्स, वाई माइनस वाई एफ वाई, जी माइनस जी एफ जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये जो भी वैल्यूज़ आपके पास हैं वो वैल्यूज़ लगा दें। यानी एफ़ कैपिटल एफ़ था ना, तो उसका आंसर क्या था हमारे पास? पार्शियल एफ़ बाई पार्शियल एक्स। ये उसकी वैल्यू लगा दी। इसी तरह यहाँ पे इसकी वैल्यू और यहाँ पे इसकी वैल्यू -1। सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस हो रहा है, ठीक है, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बिकॉज टेंजेंट प्लेन टू ए डेवलपेबल if it depends only upon one parameter, so there must be relation between
पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। यानी डेवलपेबल की जो अभी ऊपर हमने एक कंडीशन देखी कि उसमें क्या होगा कि जो टेंजेंट प्लेन होगा वो ओनली डिपेंड कर रहा होगा किसके ऊपर, वन पैरामीटर के ऊपर। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि जो टेंजेंट प्लेन की हमने इक्वेशन निकाली है वन पैरामीटर के ऊपर अगर वो यानी डिपेंड करेगी, कब होगी कि अगर वो दो यानी इन दोनों के दरमियान पार्शियल है पार्शियल एक्स और पार्शियल है पार्शियल वाई के दरमियान रिलेशन हो। इसका मतलब ये हो गया कि पार्शियल, हम कहते हैं कि लेट पार्शियल है पार्शियल एक्स जो है ना वो फंक्शन ऑफ, क्योंकि रिलेशन हम कह रहे हैं ना, रिलेशन का मतलब क्या है कि ये जो है ना ये हो सकता है इसका फंक्शन हो, या फिर ये वाला जो है ये असल में किसका फंक्शन हो, इसका फंक्शन हो। जैसे आप कहते थे कि एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन है तो आप क्या लिखते थे, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसी तरह से पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स है ना तो वो किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। यानी लेट्स सपोज आप ये कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये रिलेशन हमारे पास यानी फंक्शन होगा हमारे पास, फाई यहाँ पे फंक्शन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इसका एक्स और वाई के लिहाज से डेरिवेटिव करें, जब इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव करोगे तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव। इसी तरह अगर इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव करोगे तो इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव। और यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करें तो ये दो फंक्शन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या कर सकते हैं आप फाई प्राइम और इस फंक्शन को वैसे ही लिख दें और आगे फिर मज़ीद किसका डेरिवेटिव होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि यानी हमने इसका डेरिवेटिव करना है तो ये फंक्शन लिखा हुआ है पूरा, यानी ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। और आपको पता है फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करते थे, एफ यानी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी फाइव प्राइम और फंक्शन के इनसाइड जो भी चीज़ लिखी होती है उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। यानी आप इसको ये चीज़ कंसीडर करें कि ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है और उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स और फर्दर यानी फंक्शन जिसका फंक्शन एक्स का फंक्शन है तो एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरह से यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे वही चीज़ लगेगी कि फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन के जो इन साइड लिखा हुआ है ये चीज़ इसका डेरिवेटिव। इन डेरिवेटिव्स को सिंप्लीफाई कर लें तो इक्वेशन 1 और 2 बन जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करना है, लेफ़्ट को लेफ़्ट से, राइट को राइट से, या लेफ़्ट को राइट से, क्योंकि ये इक्वल है ना, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है कि कहीं किसी को भी आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, फाइव प्राइम पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, वो ये लिखा हुआ है फाइव प्राइम पार्शियल, और साथ में क्या लिखा हुआ है, पार्शियल स्केयर एफ बाई पार्शियल वाई स्केयर, पार्शियल स्केयर एफ बाई पार्शियल सॉरी किधर गया पार्शियल, यहाँ पे आप देखें किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये वाली चीज़ इसको यानी मल्टीप्लाई किया, हाँ सॉरी इसको हमने इस सारे चीज़ को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। यानी इस सारी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है और ये जो चीज़ रह गई है पार्शियल स्केयर है फिर पार्शियल एक्स स्केयर, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, इसको हमने इस वाली साइड से मल्टीप्लाई कर दी है। दोबारा से सुने कि इस साइड को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई, फिर इसी तरह इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इनको सिंप्लीफाई करें, ये दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ से ये कैंसिल होंगे जब, तो ये भी कैंसिल करें ये भी, और ये इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये डबल डेरिवेटिव डॉट हो रहा है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, पार्शियल स्क्वायर एफ बाई पार्शियल, यानी इसी तरह वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के हिसाब से, यानी एफ डबल एक्स डॉट एफ डबल वाई, यानी एफ एक्स वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, एफ डबल एक्स और एफ डबल वाई, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ फॉर ए सरफेस टू बी डिवेलपेबल। यानी अगर आपने किसी भी सरफेस को चेक करना होगा कि वो डिवेलपेबल है तो अब ये कंडीशन चेक करें क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि प्रूव डैट कि ये सरफेस गिवन है हमें, ये सरफेस इज़ डिवेलपेबल, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, मसलन स्क्वायर रूट किया, ठीक है, z सेपरेट कर लिया। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, एफ ऑफ एक्स वाई है और ये किसके इक्वल है, z के इक्वल, तो z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जबकि एफ ऑफ एक्स वाई इस चीज़ के इक्वल है। तो आपने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स और एफ वाई, तो वो डेरिवेटिव ले लें, एफ एक्स निकालें एफ वाई निकालें और एफ यानी पार्शल्स के, यानी आपने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स एक्स
और एफ वाई वाई, यानी कि यानी इस चीज़ का दोबारा एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव करें, इस चीज़ का दोबारा वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव करें। तो ये हमने जस्ट डेरिवेटिव किए हैं, उसको सिंप्लीफाई किया। फिर एक और चीज़ आपको चाहिए थी, पार्शियल स्केयर एफ बाई पार्शियल एक्स और वाई, यानी एफ एक्स वाई भी चाहिए था। यानी पहले वाई के लिहाज से डेरिवेटिव करें, फिर उसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव करें। तो ये देखें, पहले वाई के लिहाज से जो डेरिवेटिव किया था उसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव किया, वो ये आ गया। और अगर आप देखें क्लियरली इसका स्क्वायर करें, क्योंकि कंडीशन ये जो ऊपर कंडीशन थी वो क्या थी कि इसका स्क्वायर होना चाहिए, और किसके उसका स्क्वायर किया तो वो ये चीज़ आ गई है। अब दोबारा और इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट करें जो ऊपर फाइंड किया है, एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का जब प्रोडक्ट किया तो वो इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, आगे से इस चीज़ के इक्वल है जो कि क्या है, एफ एक्स वाई का स्क्वायर। तो प्रूफ हो गया कि यही कंडीशन थी हमारे पास ना, कि एफ एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन सरफेस इज़ डेवलपेबल। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्कुलेटिंग डेवलपेबल। अब वो क्या चीज़ है, द एनवेलप ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज़ कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग डेवलपेबल। यानी ऑस्कुलेटिंग प्लेन का जो इन्वेलप होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्कुलेटिंग डेवलपेबल। सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ कंसेक्टिव ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स और टेंजेंट्स टू द कर्व। क्या कहता है कि हम अगर इंटरसेक्शन करते हैं, किस चीज़ का इंटरसेक्शन हम करते हैं कि कंसेक्टिव ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स लेते हैं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन लें, उनका इंटरसेक्शन करें, तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, टेंजेंट्स टू द कर्व होंगे। इट फॉलोज डैट टेंजेंट्स आर द जनरेटर ऑफ द डेवलपेबल। यानी इस केस में टेंजेंट जो होंगे वो क्या होंगे, जनरेटर होंगे डेवलपेबल के। थ्योरम यह है कि प्रूव डैट द जनरेटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग डेवलपेबल ऑफ ए ट्विस्टेड कर्व और द टेंजेंट्स टू द कर्व। यही जो ऊपर बात लिखी हुई है यही हम नीचे अब प्रूफ करने लगे हैं। और ट्विस्टेड कर्व कौन सी कर्व थी, जो हमारे पास किसी एक प्लेन के अंदर लाई ना कर रही हो, ठीक है, यानी उसका कुछ पोर्शन किसी प्लेन में और कुछ पोर्शन उसका किसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, द एज ऑफ रिग्रेशन इज़ द कर्व इटसेल्फ। यानी हमने ये प्रूफ करना है कि एज ऑफ रिग्रेशन जो है वो इसका इटसेल्फ वही कर्व है। तो उसके लिए नंबर 1 प्रूफ के लिए, द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट एनी पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर ऑन द कर्व। तो ये हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है। आपको पता है ये हम पहले चैप्टर में प्रूफ कर चुके हैं, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है। क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर बी वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, डेरिवेटिव करें, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये चीज़ वैसे ही इस बी प्राइम का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, तो आर प्राइम और स्मॉल आर प्राइम, और बी वैसे ही आर का डेरिवेटिव यहाँ पे ना, कैपिटल आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये कोई फिक्स पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पे। और आर प्राइम किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल। बी प्राइम की वैल्यू लगा दें, यानी टार्शन एन, और इसको सिंप्लीफाई करें। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। और ये किस चीज़ की इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास यानी ये एन के साथ इसका परपेंडिकुलर, और एन के साथ कौन सा चीज़, ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वेशन है, तो टी इज़ ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो, ये इन चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो उसका मतलब था टार्शन इज इक्वल टू 0, या फिर ये चीज़ इज इक्वल टू 0। और टार्शन तो 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्विस्टेड कर्व है। क्योंकि टार्शन अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि फिर वो प्लेन कर्व है, लेकिन ये प्लेन कर्व नहीं, ये ट्विस्टेड कर्व थी, तो टार्शन तो 0 नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ का ये प्रोडक्ट 0 और ये चीज़ का प्रोडक्ट क्या शो करता है। नाउ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस इज़ गिवन बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 2 इज़ द इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन। तो ये किस चीज़ की इक्वेशन है हमारे पास, रेक्टिफाइंग प्लेन की। सिंस द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन, सो टेंजेंट्स टू आर। तो यहाँ से क्या चीज़ हमें प्रूफ होगी कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो असल में क्या है, इंटरसेक्शन है किस किस का, ऑस्कुलेटिंग प्लेन का और रेक्टिफाइंग प्लेन का। और अगर आप देखें ऑस्कुलेटिंग प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन को पीछे के चैप्टर 1 में जाके देखें ना, कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन और जो रेक्टिफाइंग प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे वो कौन सी चीज़ होती है, टेंजेंट वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट टू आर, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट ये था टू फाइंड द एज ऑफ रिग्रेशन।
डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू एस। जब आपको पता है एज ऑफ रिग्रेशन फाइंड करना हो तो डबल डेरिवेटिव लेते हैं, इसलिए टू इक्वेशन को हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा से उसी तरह से डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो अब एन प्राइम की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, और इसी तरह आर प्राइम क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वो सिंप्लीफिकेशन करें, मसलन आप इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी करें, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो करें, क्योंकि ये देख लें यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह से ये वैल्यूज़ लगाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई, और ये यहाँ पे दोबारा के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ये चीज़ का प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। बाय 1, 2 एंड 3 हमें तीनों से चीज़ों से हमें क्या चीज़ पता चली है कि ये जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, बी के साथ भी, एन के साथ भी, और टी के साथ भी। यानी ये जो लाइन बन रही है आर माइनस स्मॉल आर, ये एन के साथ भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो था, टी के साथ भी और बी के साथ भी। तो इसका मतलब असल में ये हो गया कि फिर ये मस्ट भी नल वेक्टर है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास ऐसा तो कोई वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता कि जो टी के साथ भी परपेंडिकुलर हो, एन के साथ भी परपेंडिकुलर हो, बी के साथ भी परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर ये ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है। इसका मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, यानी मतलब ये हो गया कि एज ऑफ रिग्रेशन इज़ द कर्व इट सेल्फ, यानी एज ऑफ रिग्रेशन जो फाइंड हुआ है वो दोबारा से वही कर्व का पोजीशन वेक्टर आ गया। तो वो पोजीशन वेक्टर सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो दोबारा वही कर्व आपके पास आ गई है। नेक्स्ट जो डेवलपेबल है वो हमारे पास है पोलर डेवलपेबल। पोलर डेवलपेबल क्या चीज़ है, द एनवेलप ऑफ नॉर्मल प्लेन ऑफ ए ट्विस्टेड कर्व इज़ कॉल्ड पोलर डेवलपेबल एंड इट्स जनरेटर आर कॉल्ड पोलर लाइंस, ठीक है ना। यानी इसकी डेफिनेशन ये है कि एनवेलप हमारे पास किसका होगा, नॉर्मल प्लेन का, तो उसके जनरेटर असल में क्या होंगे, पोलर लाइंस होंगे। अब थ्योरम क्या है, प्रूव डैट ए पोलर लाइन इज़ द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कर्वेचर। अब शो ये करना है कि वो पोलर लाइन जो है असल में वो क्या है कि एक्सिस है किसका, सर्कल ऑफ कर्वेचर का, और एज ऑफ रिग्रेशन ऑफ पोलर डेवलपेबल इज़ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। यानी ये चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में प्रूव की हुई हैं कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल कर्वेचर क्या चीज़ है, और सर्कुलर कर्वेचर क्या चीज़ है। प्रूफ ये है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट एनी पॉइंट आर इज़ गिवन बाय, तो ये नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन है आपके पास जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की। इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव करें, जैसे अभी पीछे हम कर रहे थे, इनकी वैल्यूज़ लगा दें। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई किया आपने के से डिवाइड कर दें, मज़ीद सिंप्लीफाई करें। आपको पता है 1/k किसके इक्वल होता है, रो के इक्वल होता है, और n डॉट n किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये जब 1 आ गया, यानी यहाँ से आप इसको ये n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसमें से क्योंकि अब ये अगर आपके पास लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही है ना कि n इसके साथ भी डॉट होगा और n इसके साथ भी डॉट होगा। तो इसको कह दें इक्वेशन 2, विच रिप्रेजेंट ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल नॉर्मल। ये आपको कैसे पता चला कि विच रिप्रेजेंट द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप देखें तो ये सेंटर ऑफ इक्वेशन हमारे पास जो पीछे हमने फाइंड किया था, अगर उसको देखें तो उसके मुताबिक ये चीज़ हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्रिंसिपल नॉर्मल। क्योंकि ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो इक्वेशन है उसका डॉट प्रोडक्ट एन के साथ हो रहा है और किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ। It intersects the normal plane in a straight line through the center of curvature parallel to binormal। मतलब ये होगा कि ये इंटरसेक्ट करेगा किसके साथ, नॉर्मल प्लेन के साथ, इन ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू बाइनॉर्मल। और यानी ये पैरेलल किसके साथ होगा, बाइनॉर्मल के साथ पैरेलल होगा। दस द पोलर लाइंस आर द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कर्वेचर। नेक्स्ट जो इसका हमने पॉइंट फाइंड करना है वो ये है कि टू एज ऑफ रिग्रेशन फाइंड करें। एज ऑफ रिग्रेशन फाइंड करने के लिए जो अभी हमने ये ऊपर एक चीज़ फाइंड की, यानी हम कह सकते हैं कि हम किस इक्वेशन को लेके चलें, इसको लेके चलें, ठीक है। और इसको लेके चलने के बाद के इस तरफ डिवाइड किया, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, रो के इक्वल। यानी ये इक्वेशन जो थी रो की फॉर्म में ऊपर जो हमें गिवन थी, रो की फॉर्म में अगर ये इक्वेशन गिवन है, यानी इसकी जगह 1 लगाने के बाद ये इसको रो को इस तरफ शिफ्ट करें।
अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लें। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, एज ऑफ रिग्रेशन, तो एन प्राइम और रो प्राइम, यहाँ पे कैपिटल आर क्या हो जाएगा, प्राइम 0, इनकी वैल्यू लगा दें। जब इनकी वैल्यू लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। और अगर इस इक्वेशन को दोबारा से, यानी ये इक्वेशन आपके पास आएगी ना इस फॉर्म में, तो रो प्राइम की फॉर्म में है, ठीक है ये चीज़। यहाँ से फिर रो प्राइम, यानी ये टार्शन इधर नीचे डिवाइड करें, और टार्शन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। ये चीज़ सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन 3 आ गई। फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या चीज़ शो हो रही है कि ये जो वेक्टर है, इसके तीनों इक्वेशंस को देखो, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डॉट बी जो है वो इसके इक्वल आ रहा है। और इसी तरह से अगर ऊपर इक्वेशन 1 में देखा जाए, इक्वेशन 1 में अगर आप देखें, तो इसी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का डॉट हो रहा है, किससे, टी से, आंसर क्या आ रहा है, 0। इक्वेशन 2 में देखा जाए तो एन के इसी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ये चीज़ इसके साथ, और क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह इक्वेशन 3 में देखें, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद हमें क्या चीज़ यहाँ से मिली कि उसका जो टेंजेंशनल कंपोनेंट है वो 0 है। और इक्वेशन 2 से क्या पता चला कि नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, रो है। और इक्वेशन 3 से क्या पता चला, बाई नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो रो प्राइम और सिग्मा है। ये ऊपर यहाँ से हमें पता चला। ये कैपिटल ये स्मॉल आर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और ये किसकी इक्वेशन है हमारे पास, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। ये हमने पीछे जो प्रूव की थी स्फेरिकल कर्वेचर, ये उसी की इक्वेशन है आपके पास। हैंस द एज ऑफ रिग्रेशन ऑफ पोलर डेवलपेबल इज़ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। नेक्स्ट है रेक्टिफाइंग डेवलपेबल। The envelope of rectifying plane of a twisted curve is called rectifying developable and its generator are called rectifying lines. अब इसका प्रूफ है उसी तरह से इसके दो पॉइंट हैं, वो क्या है, द रेक्टिफाइंग लाइंस इज़ पैरेलल टू द वेक्टर। शो करेंगे जो रेक्टिफाइंग लाइन बनेगी रेक्टिफाइंग डेवलपेबल में, वो हमारे पास इस वेक्टर के साथ क्या है, पैरेलल है। ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ रिग्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट आर, यानी ऐसा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर ऑन द कर्व इज़ गिवन बाय, ठीक है, ये हमने ये रिलेशन शो करना है, इसके इक्वल है। द इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन एट एनी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, इज़ गिवन बाय, तो ये हमारे पास रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन हो गई। इसका डेरिवेटिव करें जैसे पीछे क्वेश्चंस में हमने किया, वैल्यू लगा दें एन प्राइम की, आर प्राइम की, सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, इस वेक्टर के साथ। और ये वेक्टर जो है हम यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या पता चला कि यही वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, एन के साथ। यानी ये वेक्टर जो है वो एन के साथ परपेंडिकुलर है और इसके साथ परपेंडिकुलर है। सो इट इज़ पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पता है जो एक वेक्टर है ना, जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, तो एक नया वेक्टर बनता है जो कि ए के साथ भी परपेंडिकुलर होता है और बी के साथ भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा वेक्टर जो ए के साथ भी परपेंडिकुलर हो, बी के साथ भी परपेंडिकुलर हो, वो असल में पैरेलल होता है किसके, ए क्रॉस बी के साथ। सेम वही चीज़ है कि ये वाला वेक्टर जो है वो इसके साथ और इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या है, पैरेलल है। दस द रेक्टिफाइंग लाइंस इज़ पैरेलल टू द वेक्टर। तो इसका यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारे पास रेक्टिफाइंग लाइंस जो हैं वो इस वेक्टर के साथ क्या है, पैरेलल हैं। और अगर पैरेलल हैं, ठीक है, यानी इस वेक्टर के साथ पैरेलल हैं, तो इसको यानी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, यानी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, टार्शन बाहर कॉमन आ जाएगा। इसी तरह वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, कर्वेचर बाहर कॉमन आ जाएगा। और इन क्रॉस को सिंप्लीफाई करें, एन क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल, टी क्रॉस एन क्या होता है, बी होता है। और यही आपने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट टू फाइंड एज ऑफ रिग्रेशन। एज ऑफ रिग्रेशन के लिए दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे उस इक्वेशन को, तो ये इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशंस आएंगी। मसलन डेरिवेटिव करते जाएं, प्रोडक्ट रूल लगाएं, सिंप्लीफाई करें, जो जो वैल्यूज़ आपको मालूम है वो लगा दें, जो हमने पीछे प्रूफ की हुई हैं वो तमाम वैल्यूज़। तो जब इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि हमें ये एक चीज़ ये भी पता है कि एन के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जब सारा सिंप्लीफिकेशन करेंगे
तो ये इस फॉर्म में आप यहाँ तक आ जाएंगे। इस चीज़ का डॉट प्रोडक्ट जो हो रहा है इसके साथ आ रहा है, और आपको पता है कि ये चीज़ जो है ये पैरेलल है इस वेक्टर के साथ। सो ये जो वेक्टर है वो आपको पता है जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल, तो इसका मतलब ये वेक्टर इक्वल होगा इसके साथ कोई स्केलर मल्टीपल। तो हम ये इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी इसकी वैल्यू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हम ये लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू लगा दें यहाँ पे। जब यहाँ पे लगाओगे तो इन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, लैम्डा कॉमन लेने के बाद और इनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद सिंप्लीफाई करें इस तमाम क्वेश्चन को, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। और इस लैम्डा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, यानी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखें और उसको सिंप्लीफाई करें। दस द पॉइंट ऑन द एज ऑफ रिग्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी सार को इस तरफ शिफ्ट करें, और ये हमने प्रूफ करना था, विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।